हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 25 अगस्त 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में अपन तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। पहला है री इन्वेंटिंग इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। इस आर्टिकल में अपन देखेंगे जो रिसेंटली साउथ ईस्ट एशियन फोरम में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो अपना स्पीच दिया, अपना जो एड्रेसिंग स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने जिन चीज़ों पे फोकस किया है, जिसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या रिलेशन है इंडिया की डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ हैं उनका, और जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका, तो वो चीज़ अपन देखने की कोशिश करेंगे। इसमें इंडिया चाइना रिलेशंस का भी इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। दूसरा, अ फाइनर बैलेंस। इसमें भी इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, पर इसमें कुछ ऐसे सोल्यूशन बताते हैं वो जो कि आउट ऑफ द बॉक्स अपन कंसिडर कर सकते हैं। उन सोल्यूशंस को, उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड है ब्रिंगिंग द मार्जिनलाइज्ड बैक टू स्कूल। कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से लॉकडाउन की वजह से फिर जो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बंद होना, तो उसकी वजह से जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, चाहे वो लड़कियों की बात को, गर्ल्स की बात कर लो, या फिर वीकर सेक्शन या डाउन ट्रोडन सेक्शन, सोशो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, उनके बच्चों का स्कूल में ना आना, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फिर से रीस्टार्ट हो रही है, अपन कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन बेस्ड सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आज अपन बात कर रहे हैं यूट्यूब पे। मैं आपको, अगर ये एडिटोरियल डिस्कशन अपन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये फैसिलिटीज़ उन डाउन ट्रोडन सेक्शंस के पास में अवेलेबल नहीं होती, तो उन चीज़ों को एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज ऑल अबाउट री इन्वेंटिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन ने। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशियन फोरम को एड्रेस करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की है कि इंडिया जो है अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट को साथ में दिमाग में रखते हुए। ठीक है, कहने का मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो एक होती ही है जिसमें कि एक कोई कंट्री कोई किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि इंडिया अपने खुद के फॉरेन रिलेशंस को अपनी नेशनल इंटरेस्ट को फोरमोस्ट रख करके फिर डिसाइड करे, ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करने की बात की जा रही है यहाँ पर राइटर के द्वारा, जो कि आउटलाइन की गई हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं फेमिलियर आइडिया है जब बात की जाए इंडिया के पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की बात की जाए डिप्लोमेसी की। क्योंकि कोल्ड वॉर में क्या था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा था कि इन दोनों मेन पावर्स में से किसी एक की तरफ आप जाओ। अब 1990s में क्या होता है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो यूनिपोलर वर्ल्ड रह जाता है जहाँ पर यूएसए अकेला रहता है, और यूएसए अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि वर्ल्ड में मेरी ही चले। तो उस केस में कहीं ना कहीं सब कंट्रीज़ अपने अपने दिमाग में ये लेके चल रहे थे कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम किसके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और किसके साथ नहीं, तो वो चीज़ें इंडिया अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करे। तो कहने का मतलब ये है, जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वर्ड इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का था पोस्ट कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे, उसी का एक एक्सटेंशन कहीं ना कहीं देख सकते हैं अपन। और बस ये है कि अभी नए तरीके से, नए मोमेंट के वे में इंटरनेशनल रिलेशंस स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एड्रेस था, स्पीच था एस जयशंकर का, वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी, एक न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी डिक्लेयर किया, जिसको बोलना गया है आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की बात की है। तो इसका एक एक्सटर्नल कॉम्प्लीमेंट ही अपन बोल सकते हैं कि इंडिया इंटरनली भी इस चीज़ के लिए रेडी है और इस चीज़ को एस्पायर कर रहा है, तो एक्सटर्नली भी इंडिया इस चीज़ को कहीं ना कहीं पुट कर रहा है अपने खुद के आइडिया को। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो सेल्फ रिलायंस का जो आइडिया है, इसको आर्टिकुलेट अपन कर सकते हैं, और अपन देख सकते हैं कि जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ उसके बाद में जो इकोनॉमिक ट्रेंड बनता जा रहा है, उस चीज़ का ही एक ये कहीं ना कहीं अपन आइडिया समझ सकते हैं, या फिर एक फॉर्म समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी जो नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है आत्मनिर्भरता का,
तो इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या इंडिया 1990s के बाद में जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा था, जिसकी वजह से आज इंडिया कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ इंश्योर कर पा रहा है, बहुत सारे सेगमेंट्स में इंडिया एक मतलब लीडिंग पावर्स में कंसिडर हो रहा है, तो वहाँ पर से क्या वापस इंडिया घूम रहा है, टर्निंग बैक कर रहा है 1990s से पहले जो खुद का एक इंदिरा गांधी के टाइम पे जो एक इकोनॉमिक अटार्की थी, तो उसकी तरफ, जहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ, प्राइवेटाइजेशन के हाथ में कुछ नहीं और ग्लोबल सप्लाई चेन से कोई रिलेशन नहीं, क्या ऐसा है? तो ये सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीनियर मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट जो अभी चल रही है सेंटर में, उनके ऑफिशियल्स ने बिल्कुल डिस्कार्ड किया है, ये कह के कि हम बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं। साथ में नरेंद्र मोदी जी का जो इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस था, उसमें इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की एक डेफिनेशन दी है और उसमें ये कहा है कि इंडिया डिटरमाइंड है ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स के लिए, इंडिया खुद को विड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, पास्ट में जो सेल्फ रिलायंस का आइडिया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है आज का सेल्फ रिलायंस का आइडिया, क्योंकि यहाँ पर हम रिट्रीट ना करके ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इंडिया को एम्पावर करते हुए इंडिया का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जिसमें स्पीडी रियलाइजेशन कि जल्दी से जल्दी ये चीज इंप्लीमेंट हो और नेशनल इकोनॉमिक पोटेंशियल को हम जल्दी से जल्दी हार्नेस कर सकें, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब फॉरेन पॉलिसी में सेल्फ रिलायंस या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की जाती है, तो इस बात को जब जयशंकर ने पॉइंट आउट किया आसियान इंडिया नेटवर्क थिंक टैंक के यहाँ पर एड्रेस में, तो इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। पहले क्या हुआ करता था पॉलिटिकल, अब बात हो रही है इकोनॉमिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है। जयशंकर ने जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमी जो रिस्क निकल के आई है, रिस्क फैक्टर जो निकल के आया है और उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज किया है कोरोना क्राइसिस ने, उसको पॉइंट आउट करते हुए अपनी इंडिया की स्ट्रेटेजी को आउटलाइन करने की कोशिश की है और इसको ये भी बताया है कि अभी डिफरेंट मेजर इकोनॉमीज जो हैं उनके बीच में एक कंसेंसस भी निकल के आ रहा है कि कैसे भी करके चाइना डोमिनेटेड जो मार्केट अभी स्टैब्लिश्ड है उसको साइड किया जाए और जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो एक रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन बना सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक्शन करने की बात, मतलब जो स्टेटमेंट था उसका अगर मेन थीम देखी जाए वो ये थी कि एक इस क्राइसिस के टाइम पे जो कोई भी कंट्री कोई भी एक्शन ले रहा है तो उसके पीछे दो वजह होती हैं। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी में क्या काम हो रहा है और ग्लोबल एक्टिविटीज़ की वजह से जो लोकल एक्टिविटीज़ है उन पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो अल्टीमेटली हर एक कंट्री अपने आप को इस ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आया, जो डिसकंटिन्यूटी आई है कोविड-19 की वजह से, कि डिपेंडेंसी एक दूसरे पे हो चुकी है, तो उस चीज़ से डी रिस्क करने के लिए हमें एक एक्सप्लिसिट पॉलिसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साथ में ये भी एक कहीं ना कहीं ग्रोइंग कंसर्न है कि जो बीजिंग है ये अपने आप को यूनिलैटरली एडवांस कर रहा है, चाहे साउथ चाइना सी की बात कर लो, चाहे लद्दाख वाले रीजन की बात कर लो, तो हर एक, चाहे ईस्ट चाइना सी की बात कर लो, तो हर जगह पे एक ट्रेंड सा बनता आया है कि कैसे भी करके ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रीअरेंज किया जाए जिससे कि डिपेंडेंस ऑन चाइना को हम कम से कम ला सकें। जयशंकर ने कंपेयर भी किया है कि करंट और अर्लियर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बीच में, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि तो पहले तो क्या था, यूएसए अपना एक यूनिपोलर मूवमेंट की तरफ चल रहा था आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इसकी वजह से कोल्ड वार के बाद में यूएसए अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाह रहा था, जिसमें एक तरफ था तो यूएसए के साथ में इंडिया का कॉपरेशन करना। क्यों? क्योंकि 1990s में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। हमें क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी चाह रहे थे और रीओरिएंटेशन विद द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन विद वेस्ट एंड यूएसए। तो दोनों चीज़ें एक तरफ हाथ में थी। तो इसमें इंटरेस्ट क्या था इंडिया का कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए और टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बेस्ड सिस्टम हो चुके थे, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड लेवल के जो एक कंपटीशन था उसमें आउट होना शुरू हो चुके थे। तो ये एक तरफ चैलेंज था कि हम कॉपरेशन चाह रहे थे और दूसरी तरफ ये था कि जो हमारा कोर नेशनल इंटरेस्ट था उसमें यूएसए कहीं इंटरवीन करना शुरू ना कर दे। जैसे कि
1990s में बिल क्लिंटन उस टाइम पे अपने आप को असर्ट कर रहे थे और बिल क्लिंटन फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बने यूएसए के, तो उन्होंने रिपीटेडली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर डिस्प्यूट है इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करने की कोशिश करते रहे। साथ में दोनों जो साउथ एशिया में दो पावर्स मेन कंसिडर की जाती हैं, एक तो इंडिया एक पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके थे 1990s में। तो इस चीज़ को भी वाशिंगटन बार बार ये बोल रहा था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए साउथ एशिया में न्यूक्लियर वेपन का होना कहीं ना कहीं थ्रेट है। तो इस तरीके से यूएसए रिपीटेडली इंडिया को कहीं ना कहीं पिंच करने की कोशिश करता रहता था। साथ में इन दोनों इश्यूज़ के बेसिस पे यूएसए इंडिया को एक तरफ सेग्रीगेट या सेपरेट करने की कोशिश करता रहा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और इंडिया की फिर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री को अगर अपन खंगाले पिछले 2 दशकों में, जिसमें इंडिया ने टारगेट किया कि यूएसए के साथ में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हों, साथ में कश्मीर और न्यूक्लियर इश्यूज़ को हम साइड में करवा सके यूएसए से। तो इस चीज़ के लिए हम थैंक्स बोलते हैं। किस चीज़ के लिए? कि जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए तो उन्होंने यूएसए का जो लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पटेशन था, जिसमें कि कश्मीर डिस्प्यूट और न्यूक्लियर इशू को हाईलाइट करते रहना था, उससे थोड़ा सा यूएसए बाहर निकला और न्यूक्लियर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिया इंडिया के साथ में। कैसे? अपने डोमेस्टिक लॉज को चेंज करके, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स थे जैसे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको साइड में कर दिया और इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की। और इसी लाइन पे फिर ओबामा और ट्रंप ने भी अपना काम कंटिन्यू रखा। तो इस तरीके से यूएसए के साथ में इंडिया के रिलेशनशिप इंप्रूव हुई। अब हुआ क्या? इंडिया ने सिंगल माइंडेड फोकस किया किस पे? अमेरिकन प्रॉब्लम पे। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में जब जैसे जैसे टाई अप बढ़ते गए तो चाइना के लिए ये चैलेंज होता गया, और चाइना ने फिर बाद में बीच बीच में सिग्नल भी दे दिए कि भाई हम इस चीज़ से खुश नहीं है कि आप यूएसए के पाले में जा रहे हो। कैसे? देखो, एटॉमिक फ्रंट की बात की जाए तो इंडिया को हमेशा से अभी पिछले सालों की बात करें तो यूएसए सपोर्ट कर रहा है कि एनएसजी में मेंबरशिप मिले, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। पर चाइना ये बोलता है कि आप पाकिस्तान को, अगर इंडिया को आप मेंबरशिप दिला रहे हो तो पाकिस्तान को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब चाइना और का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, तो यूएसए इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करता है, भाई पाकिस्तान तो रिलायबल कंट्री नहीं है। तो इस चीज़ को फिर काउंटर करते हुए चाइना भी फिर क्या करता है? ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है, और अभी तक भी एनएसजी में इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिल पाई है। तो पहले तो अमेरिकन प्रॉब्लम थी, अब चाइनीज़ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इंडिया के लिए 1990s में अमेरिका का एक इंटरनेशनलाइजिंग जो एटीट्यूड था, कौन सी चीज़ों के लेके? जो कश्मीर वाले डिस्प्यूट को बार बार उठाने की बात थी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो था। तो आज के टाइम पे चाइना का रिपीटेडली इस कश्मीर इशू को यूएनएससी में उठाना है। तो कहने का मतलब कश्मीर इशू लगातार इंडिया के लिए नाइटमेयर बना रह रहा है। पहले यूएसए करता था, अब चाइना करने लग गया है। अभी तक क्या था कि दिल्ली कहीं ना कहीं चाइनीज चैलेंज को इग्नोर करता आ रहा था, पर यह चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि चाइना इंडिया के लिए थ्रेट है। कब? जब ये अभी प्रीवियस जो गर्मियां गई हैं अभी रिसेंट, जिसमें जो पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना जिसने लद्दाख में एग्रेशन दिखाया है, जो अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हो सका है, तो यहाँ से चाइनीज़ जो थ्रेट है उसको डायरेक्टली एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है अब इंडियन सिस्टम के द्वारा। 1990s में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी तो वो यूएसए पॉलिटिकल थ्रेट से थी, पर आज जो है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को थ्रेट, जो कि चाइना कहीं ना कहीं शो कर रहा है अपने एग्रेशन के थ्रू। तो एक यूएसए का अगर सेगमेंट देखा जाए ना 1990s का, तो यूएसए तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक पार्टनर तो दिखाई दे रहा था ना उस टाइम पे एक तरफ, पर चाइना तो आज इकोनॉमिक और टेरिटोरियल दोनों तरफ से एक थ्रेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है, ये जो इकोनॉमिक थ्रेट वाली, ये कब एक्सपोज होती है? जब 2010s में अभी तक 2019 तक बढ़ते बढ़ते बायलैटरल ट्रेड जो था चाइना इंडिया का, उसमें डेफिसिट बढ़ते बढ़ते लगभग $55 बिलियन का हो चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को एक ज़्यादा दोनों तरफ से थ्रेट महसूस हो रहा है। यूएसए से तो कम से कम इकोनॉमिक और जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर वाला सेगमेंट था उसमें कहीं ना कहीं हेल्प की तो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि चाइना से हमारे यहाँ पे चीप इंपोर्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का,
और साथ में इस वजह से हमारे यहाँ पर जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका इंडस्ट्रियल बेस भी वाइप आउट होता हुआ, कम होता हुआ दिखाई दिया। तो ये डेफिसिट और चीप इंपोर्ट, इसकी वजह से यहाँ के लोगों के तो कहीं ना कहीं एक टारगेट हो ही जाता है फिर आत्मनिर्भरता की तरफ जाना। ठीक है, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट ईयर नेगोशिएशन चल रहे थे RCEP को लेके, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें चाइना का एक टारगेट था कि कैसे भी करके एशिया के अंदर अपना खुद का एक पूरा प्रॉस्पेक्ट स्टैब्लिश कर दिया जाए इकोनॉमिक वे के अंदर, तो इंडिया ने उससे अपने आप को पुल आउट कर दिया। तो उसका जो एक इम्पैक्ट था पहले चाइना को एड्रेस करने का, इंडिया का एक तरीका था कि हम पैसिवली एड्रेस करेंगे चाइना को, तो अब ओपनली करना शुरू कर दिया। जैसे ही चाइना ने लद्दाख में एग्रेशन दिखाया तो इंडिया ने भी सामने से अपनी पूरी पावर के साथ में शो किया कि हम अब दबेंगे नहीं, या फिर हम एक्टिवली डीकपल करना चाहते हैं चाइना के साथ में। अब चाहे फिर वो आप जो बहुत सारी एप्लीकेशंस पे बैन करना हो, या फिर चाइना से आने वाले जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे उनको रोकना हो, वो सारे काम करना अब डायरेक्ट, अब इंडिया जो है पैसिवली ना एक्ट करके एक्टिवली रिएक्ट कर रहा है चाइना के अगेंस्ट में। ठीक है, 1990s में जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी उसने इंडिया को रशिया और चाइना के साथ में पॉलिटिकल कोalition करने के लिए कहीं ना कहीं कंपेल किया, क्योंकि यूएसए का वही टेंशन कश्मीर को राइज करेगा। तो हमारे रशिया और चाइना के साथ में रिलेशंस अच्छे हो गए, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड बने। आज भी हमारा टारगेट है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। ठीक है, और जबकि चाइना और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो यूनिपोलर मोमेंट के हिसाब से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इंडिया अभी भी इसी चीज़ को अपहेल्ड करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो जो लॉजिक है आज के टाइम पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, इंडिया का बात की जाए तो इसका ये है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप में ले सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया या क्वाड ग्रुप की बात करें, जिससे कि एक तरफ हमारी जो इकोनॉमिक थ्रेट है तो दूसरी तरफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, दोनों को हम कहीं ना कहीं अच्छे से हैंडल कर सकें। तो इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो जो ब्रॉड ग्रुप है जिसकी बात अभी अपन ने की, यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लाइक माइंडेड कंट्रीज जिनके इंटरेस्ट शेयर्ड हैं, उनके साथ में एक ग्लोबल सप्लाई चेन जो कि ट्रस्टवर्दी हो, जो कि चाइना पे टोटली टाइड ना हो, टोटली डिपेंडेंट ना हो, ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की कोशिश करना इंडिया का टारगेट है। तो जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की हो, तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और ध्यान दे भी रहा है इंडिया। और हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं वो भी इसी तरफ कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सारे जो कंट्रीज़ हैं जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनका साथ में आना और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी, ठीक है, तो उसमें अपने को अपनी फॉरेन पॉलिसीज को आगे इसी तरीके से आगे बढ़ने की एक ये थीम शो करता है कि आगे इंडिया कैसे परसीव करने वाला है इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेते हुए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है अ फाइनर बैलेंस। ये SD मुनी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इसमें इंडिया चाइना रिलेशन को इसी जो S जयशंकर ने जो साउथ ईस्ट एशियन फोरम पे अपना स्पीच दिया, उसी को कंटेक्स्ट में लेते हुए एक इंटरेस्टिंग वे में एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस बताते हैं। वो अपने कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में और अपने जो डील होती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से कई बार सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ अपन दे सकते हैं। देखो, इंडिया ने हमेशा अभी तक तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी, दूसरी तरफ यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम कि चाइना के साथ में किस तरीके से बैलेंस रिलेशनशिप बनाए जा सके। पर चाइना का जो एग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ से इंडिया ने अपने आप को एक सबक की तरह मतलब एक सबक लिया है इससे। ठीक है, और इसी चीज़ को आर्टिकुलेट करते हुए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने प्रोनाउंशिएट किया है कि जो चाइना अभी तक लगातार ये चीज़ बोलता आया है कि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन अच्छा रहेगा अगर इंडिया और चाइना दोनों साथ में बढ़ते हैं, तो जैसे कि इनफॉर्मल समिट्स की बात भी करें वुहान और ममल्लापुरम में जो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में हुई थी, तो वो जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेडली आते रहते हैं। पर
अगर अपन देखें ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ पर तो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बात की जा रही है, और ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो लद्दाख वाले रीजन में चाइना ने जो एग्रेशन दिखाया है वो एक अलग ही यूनिलैटरल असर्शन दिखाता है कि चाइना कैसे पावरफुल बनना चाह रहा है एशिया में। ठीक है, तो इस वजह से अभी जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अभी जो स्पीच दिया है, या फिर अपन ये कहें राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यूएस के साथ में जो इंडिया के टाइज बढ़ रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी शो करते हैं कि चाइना जो है इंडिया की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखेगा। कहने का मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए के क्लोज में जा रहा है इंडिया। ठीक है, तो वो जो चीज है, इन चीजों को ओवरऑल फाइनलाइज करने की कोशिश करें अगर अपन, तो जो इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया चाइना के साथ बनाना चाह रहा है, और उसका जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ है हिमालयन रीजन में पिछले कुछ महीनों में, तो वो अपने आप में यूएसए की तरफ ज्यादा झोंकता है इंडिया को एक क्रिएटिव रिलेशनशिप इशू बेस्ड अलायंस बनाने में, जिसमें यूएसए भी एक तरफ, उसी तरफ फिर बाद में जापान, कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके ये लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में कोalition की तरफ इंडिया कहीं ना कहीं पुश हो रहा है। और अभी अपन ने देखा कि हम इकोनॉमिक डीकपलिंग की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर। ठीक है, सेल्फ रिलायंस जिसको बोला अपन ने। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो भी इंडिया जो है वो अगर इनके साथ में चला जाता है चाइना के अगेंस्ट में, या चाइना को सेपरेट करके, तो वो चाइना पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा शॉर्ट टर्म में। इसको भी इम्पैक्ट करने में ये जो ग्रुपिंग बनेगी, इसकी एक्टिविटी का जो चाइना पे इम्पैक्ट जाएगा, उसको भी कम से कम दशक लगेंगे, हो सकता है 1 या 2। तो ये जो एटीट्यूड है, या फिर जो ये आइडियोलॉजी बेस्ड या फिर इशू बेस्ड अलायंस जो बन रहे हैं, ये अलायंस लगभग आने वाले बहुत लंबे टाइम तक, और जितना प्रेजेंट पेस चल रहा है, जिस स्पीड से अभी काम किया जा रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से काम करने की जरूरत है, तब जाके चाइना पे इंपैक्ट आना शुरू होगा। चाइना क्या है, कभी भी इस चीज को लेके इंटरेस्टेड नहीं है कि इक्विलिब्रियम सेट हो, जो कि इंडिया हमेशा सीख करता है कि बैलेंस ऑफ पावर बनी रहे, कि मल्टी लेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे। तो वो चीज है वो चाइना के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि चाइना हमेशा ये चाहता है कि अपनी एक हायरार्की, एक एशियन ऑर्डर सेट करे, जिसमें इंडिया को उसकी पावर के अकॉर्डिंग एक स्लॉट दे दी जाए कि भाई आपका नंबर 2 या 3 के ऊपर है एशिया में, वहां पे आप अपने आप को स्टैब्लिश करके रखो। क्योंकि प्रॉब्लम कहां आ रही है कि चाइना को ये चीज बिल्कुल क्लियर पता है कि भाई इंडिया की जीडीपी भी इतनी ज्यादा नहीं है चाइना के कंपैरिजन में। चाइना की जो 11-12 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, वहां पे इंडिया की 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच में चल रही है अभी। तो कितना गैप है, और साथ में इंडिया का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं वीक है। तो इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए चाइना क्या क्या कर रहा है, इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम मतलब इंडिया और चाइना दोनों इक्वल नहीं है, इस चीज के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, चाइना ने हमेशा से, अभी रिसेंट जो अपन डेवलपमेंट्स देखें, तो इंडिया के ग्लोबल गवर्नेंस बॉडीज के एक्सेस को हमेशा रेजिस्ट किया, चाहे वो यूएनएससी हो चाहे एनएसजी हो। ठीक है, लगातार ऑब्जेक्ट करता जा रहा है चाइना। जो यूएस इंडिया टाइज हैं वो जो बढ़ती जा रही हैं, यूएस और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उसको भी ऑब्जेक्ट करता जा रहा है। और साथ में इंडिया को स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली एनसर्कल भी कर रहा है चारों तरफ से, चाहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात कर लो, या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे कि BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, या फिर CPEC जो कि POK से होती हुई जाती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क, जिसमें नेपाल के साथ में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने। तो कहने का मतलब चारों तरफ से इंडिया को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है चाइना की। और साथ में यूएनएससी जैसी जगहों पर रिपीटेडली कश्मीर इशू को राइज करना, जो अपन ने प्रीवियस आर्टिकल में देखा। तो कहने का मतलब इन सारे तरीकों से चाइना कभी भी इंडिया को इक्वल ट्रीट नहीं करना चाहता, इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि जिससे कि ये इक्विलिब्रियम इंडिया जो चाहता है, मल्टीलैटरल ऑर्डर साउथ एशिया में, मल्टीलैटरल ऑर्डर एशिया में, और मल्टीलैटरल ऑर्डर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है कि अभी ये जो हमारी कैलिब्रेटेड मैनर में जो हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन हो रही है, जो हम शांत तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, इसके साथ में हमें कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राइटर कुछ सजेशन देते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो सकता है, चाइना के साथ में एडजस्ट करो टैक्टिकली, वो भी ज़्यादा नहीं, कम से कम
कुछ समय के लिए, जब तक इंडिया खुद पावर गेन ना कर ले, जैसे कि चाइना ने यूएसए के साथ में किया था 70s और 80s में, कि भाई चाइना का जो कहते हैं ना, चाइनीज ग्रोथ जो है वो साइलेंट है, किसी दूसरे को कोई थ्रेट नहीं है। पर जैसे ही पावर अच्छे से गेन हो गई, इकोनॉमिक पावर बन गया, तो 2010s में आते आते चाइना ने असर्ट करना शुरू कर दिया और आमने सामने दो पार्टीज हो गई, एक तरफ यूएसए, एक तरफ चाइना। तो कहने का मतलब कि आप चाइना के साथ में एडजस्ट करो, जैसे चाइना ने यूएसए के साथ किया था, जिसमें म्यूचुअल गिव एंड टेक की आप कंडीशन पे चलो कि आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो। इसमें हमें कुछ क्रिटिकल एरियाज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और इंडिया के लिए इसमें सबसे बेस्ट रहेगा कि वो रिजॉल्व करे बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी। जितने भी पास्ट फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको एक तरफ रख के और फिर एक इनोवेटिव वे में, एक रीडिफाइंड वे के अंदर प्रैक्टिकल और नेसेसरी जो स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये एक तरीका। अब इसमें सेकंड तरीका ये हो सकता है कि चाइना ने जो ऑफर किया है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कश्मीर इशू है उसमें मीडिएट कर सकते हैं, तो इसमें हमें चाइना को एक तरीके से प्रपोजल देना चाहिए कि भाई आप मीडिएशन कर सकते हो तो कराओ। क्योंकि ये कोई नया सेगमेंट नहीं बता रहे हैं राइटर, कि प्रीवियसली पहले भी बहुत बार हो चुका है, चाहे एलओसी के ऊपर सीज फायर का एक तरीके से डिक्लेरेशन हुआ हो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर इंदिरा गांधी ने जो शिमला एग्रीमेंट किया वो देख लो, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लाहौर विजिट किया था वो, या फिर परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के बीच में 2007-8 में जो बात हुई थी, जिसमें ये बातें होनी शुरू हो गई थी कि जो एलओसी है उसको ही फाइनलाइज कर दो एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इस तरीके से चाइना को हम एक तो खुद के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट और कश्मीर इशू के अंदर चाइना का इन्वॉल्वमेंट अपन इंश्योर करें, तो इस तरीके से ये चीज की जा सकती है। 1 सेकेंड। तो इन बदले में ये जो दो चीजें हैं जहां पर इंडिया खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दे रहा है, तो अब मतलब इंडिया कुछ अपने सेटलमेंट करवा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अब इंडिया को किन किन फ्रंट्स पे और आगे बात करने की जरूरत है, क्या देने की जरूरत है। पहला, चाइना के साथ में जो चाइनीज कॉमर्शियल कार्गोज हैं उनको आप एक्सेस प्रोवाइड करो ओशियन तक थ्रू नाथुला पास, क्योंकि तिब्बत वाले रीजन में चाइना अगर अपने जो कॉमर्शियल कार्गोज से माल लेके आता है, इधर से मान लो साउथ चाइना से या ईस्ट चाइना सी से, तो तिब्बत वाले रीजन में अगर उसको सामान माल ढोना हो या फिर माल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा हो तो उधर से बहुत कॉस्टली पड़ता है। जबकि अगर कोलकाता पोर्ट से, नाथुला से होते हुए, सिक्किम से वेस्ट बंगाल होते हुए, कोलकाता होते हुए अगर बे ऑफ बंगाल से अगर कॉमर्शियल कार्गोज को एक्सेसिंग प्रोवाइड करे, तो चाइना को एक छोटा सा क्या हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी इंडिया की तरफ से, ठीक है। साथ में जो BCIM है, BCIM का मतलब बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार वाला जो एक पूरा एक कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की बात हुई थी, जो कि 2013 में मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना को प्रॉमिस भी किया है कि हम इस प्रोजेक्ट को, इस प्रपोजल को सीरियसली लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। और तीसरा, आप जो चाइना का BRI जो प्रोजेक्ट है उसको आप एक्सेप्ट करो। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है सजेशन, पर एक बार अपने को आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं ये, इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। तो कॉमर्शियल कार्गोज को एक्सेसिंग प्रोवाइड कर दो नाथुला के थ्रू, दूसरा चाइनीज BRI को एक्सेप्ट कर लो, और तीसरा BCIM को भी आप जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। इसके लिए फिर क्या होगा कि जो नेपाल में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर चाइना से ये बात कर ले कि वहाँ पर हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, नेपाल भी कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में एक जो रिलेशनशिप या फिर एक ब्रिज का काम करना चाह रहा है, तो उसकी भी एस्पिरेशन पूरी हो जाएगी। इससे नेपाल भी खुश हो जाएगा, जो कि आज इंडिया और नेपाल की जो रिश्ते बेकार हो रहे हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है नेपाल में इंडिया का, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो सकता है कि नेपाल के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बन सके। तो ये कुछ कदम बताए जा रहे हैं यहाँ पे राइटर के द्वारा। इसके बदले में इंडिया ये चीज बोल सकता है कि हम CPEC भी ज्वाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि BRI का ही पार्ट है, पर हम POK और बलूचिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये यहां पर बात रखी जा सकती है। अब POK और बलूचिस्तान में जैसे ही ये बात रखी जाएगी कि हम वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस बात को जरूर पाकिस्तान रजिस्ट करेगा। तो भाई ये तो चाइना की हेडेक है, हमारी नहीं है।
क्योंकि हमने तो चाइना से डील किया, अब चाइना बनाओ अपने पार्टनर को। फिर उसके बाद में ये एक तरीके से एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाला गिव एंड टेक वाला सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे राइटर सजेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चाइना का पुश जो है अपने इंडियन नेबर्स में, जो चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा थ्रेटसम भी नहीं है कि इंडिया अपना पूरे फुट लूज कर चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक गुडविल और कल्चरल कैपिटल अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको अपन सॉफ्ट पावर बोलते हैं। अभी भी इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, गुडविल अच्छी है इंडिया को लेकर के। चाइना के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया कि डेट ट्रैप में फंसा रहा है। अब चाहे श्रीलंका का अपन बात करें, प्रीवियस जो टेन्योर था राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चाइना की तरफ बिल्कुल ही अपने आप को टिल्ट कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकला? हम्बनतोता पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पे देना पड़ा। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी वजह से चाइना से हमारे नेबर्स कहीं ना कहीं अलर्ट भी है। बस वही है कि इंडिया को कंटेन करना या इंडिया से अपनी बातें मनवाने के लिए चाइनीज़ कार्ड खेलते रहते हैं। तो देखो, एक तो ये तरीका है जिसके अंदर इंडिया अपनी बातों को सेटल कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि हमें अपनी तिब्बत पॉलिसी है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जब भी इंडिया और चाइना के बीच में कोई इश्यू आया है हिमालयन रीजन में, तो तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लोकेटेड कहाँ पर है? धर्मशाला में, उन्होंने कभी भी इतना कुछ इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है जितना चाहिए। जैसे कि यूएसए ने अपने आप को फोल्डेड अप कर लिया था खम्पा रिबेलियन वाले इशू में तिब्बत में, जो कि नेपाल से बेस था, और 1974 में अपना खुद का एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया था चाइना के साथ में। तो इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए पिछले आर्टिकल में तो क्या बताया था कि जिस तरीके से चाइना ने, अब खरी से आर्टिकल में बताया था, जिस तरीके से चाइना ने अपना पीसफुल राइज इंश्योर किया 1970s 80s में यूएसए को ये इंश्योर करके कि हम किसी के लिए थ्रेट नहीं है, वैसे ही इंडिया को अपने आप की खुद की कैपेबिलिटीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। यूएसए ने भी इसी चीज़ पे ध्यान दिया था कि कैसे भी करके जो हमारे काम का नहीं है, हमारी तरफ से नहीं बोलता, उसको अवॉइड करो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जो तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है अभी धर्मशाला में, उसको हम पोलाइटली और पॉसिबल वे के अंदर रिलोकेट कर दे दूसरे कंट्रीज में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए, कहीं पर भी। और साथ में जो तिब्बतन, जो वहाँ से परसिक्यूटेड तिब्बतन्स हैं, उनको हम यहाँ पर रख लें, बस एडमिनिस्ट्रेशन को ही शिफ्ट कर दें। क्योंकि चाइना के लिए कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग फैक्टर हमेशा से बनता रहा है कि तिब्बतन जो आइडिया है, तिब्बतन जो एक तरीके से रीअसर्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो धर्मशाला में बैठा हुआ है तिब्बत एरिया को वापस रिक्लेम करने के लिए, तो उस चीज़ पे चाइना कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है। तो उस चीज़ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें इतना कोई सपोर्ट देता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि गिव एंड टेक वाला जो ऑप्शन है, ये ज़रूर हमें बिल्कुल क्लियर है, पॉसिबल तो ये है कि चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर सोचने में क्या घाटा है जी। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनमें हम चाइना को और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये अपने आप में एक नया ही डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होगा, पर एक चीज़ तो हो जाएगी ना कि इंडिया जो है हमेशा लॉन्ग टर्म और स्टेबल सॉल्यूशंस की तरफ काम करना चाह रहा है। तो एक बढ़िया मैसेज जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड, और ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस जो हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया का खुद का नेशनल इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म, उसको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफेंस में इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो मेन टारगेट है ना इंडिया का, गरीबी से लड़ाई करना, एजुकेशन पेनिट्रेशन इंक्रीज करना, वो सारे कहीं ना कहीं साइड में पड़ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होता है तो। ठीक है, तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका जो एक रिपीटेडली असर्शन है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, उसको अपहेल्ड करने के लिए अच्छे कदम बताए हैं राइटर ने। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको काम का लगे, वैसे तो सारे काम के अपन आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंगिंग द मार्जिनलाइज्ड बैक टू स्कूल। ये आर्टिकल लिखा है कमल गौर ने। देखो, 2016 में 193 कंट्रीज एक साथ आए थे और उन्होंने एक एस्पिरेशनल एजेंडा साइन किया था, जिसको बोला गया था क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका टारगेट था कि जितनी भी इंसानियत है सबको इसका फ़ायदा मिले, जिसमें मेन फोकस किया गया था मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रंस पे, कि जो बच्चे या फिर जो सेक्शन अभी तक किसी भी चीज़ से बिल्कुल दूर हैं, उनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस एम्बिट में लाया जाए। इसमें टोटल 17 SDGs डिसाइड किए गए थे। 17 में से जो फोर्थ वन था दैट वाज अबाउट एजुकेशन।
और उसका स्टेटमेंट क्या है उस गोल का कि एंश्योर इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन देनी है जिससे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपन प्रोमोट कर सकें। ठीक है, तो ये SDG 4 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं अगर लोगों की वेलबींग को इंश्योर करना है, चाहे वो आज की जनरेशन हो चाहे फ्यूचर जनरेशन हो, तो उसके लिए हमें नेसेसरी कंडीशंस बनानी पड़ेगी। और उन नेसेसरी कंडीशंस को बनाने के लिए हमें SDG 4 क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बाकी जितने भी SDGs हैं उनको अचीव करने के लिए। वैसे तो इंटरडिपेंडेंट है सारे के सारे, पर यहाँ पर फोकस अपन एजुकेशन पे कर रहे हैं, ये आर्टिकल जो कर रहा है। ठीक है, SDG 4.7 ये कहता है कि सभी लर्नर्स एक्वायर करें नॉलेज और स्किल को जिससे कि वो अपना खुद का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें। तो अभी जो कोविड-19 की वजह से जो लर्निंग क्राइसिस आया है ये बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं देखा था, ना एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कोई डिसरप्शन आएगा। तो इस पेंडेमिक ने इंडिया में लगभग 300 मिलियन चिल्ड्रंस की एजुकेशन को इम्पैक्ट किया है और उसमें से 10 मिलियन चिल्ड्रन तो वो हैं जिनकी एज है 3 to 6 ईयर, जो अपनी एजुकेशन स्टार्ट ही करते हैं। तो शुरुआत में ही अगर उनको एक ब्लॉकेज का सामना करना पड़े तो वो अपने आप में जो खुद का सेल्फ डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक दूर का गोल होता हुआ दिखाई देता है। जो टेम्परेरी क्लोजर किया गया है एजुकेशन सिस्टम्स का, वो अपने आप में एक डिसरप्टिव साबित हो रहा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू क्वालिटी इंक्लूसिव एंड सेफ एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं इमरजेंसीज के टाइम पे भी अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके हमें एजुकेशन को तो कंटिन्यूअसली डिलीवर करने की ज़रूरत है जिससे कि जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकें। ठीक है, जितना ज़्यादा यूथ और चिल्ड्रंस को हम एजुकेशनल या फिर लर्निंग फैसिलिटीज से दूर रखेंगे उतना ही वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ आने से फेल होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि अभी 5-6 महीने हो गए स्कूल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद होना, तो उनका वापस से आना उन स्कूल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए वो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, स्पेशली लड़कियों के लिए, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बच्चों के लिए, स्ट्रीट में जो रहते हैं उन बच्चों के लिए, या फिर ट्राइबल एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, या फिर जो अर्बन एरियाज में जो स्लम्स में रहते हैं उनके लिए, और जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए, क्योंकि इनकम सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुके हैं। तो रिटर्न लाना उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। एक तो इकोनॉमिकली, दूसरा सोशली, कि भाई अब लड़कियां अगर नहीं रहने दो, नहीं पढ़ाना अपने को तो उनको कहीं ना कहीं शादी के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर देंगे, तो फिर बाद में और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब जा कर के ये जो फैसिलिटी, लर्निंग फैसिलिटीज़ है जिनको बंद किया हुआ है, ये वापस से खुल जाएंगी। ये अपने आप में एक कंसर्निंग इशू है। ठीक है, साथ में जो आंगनवाड़ीज हैं जो कि अभी कोविड-19 को कंटेन करने में बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो कहीं ना कहीं जो लोगों के, जो बच्चों के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल करने में अच्छा रोल प्ले कर रही थी, वो अभी उनका टारगेट डाइवर्ट हो गया है। तो माल नरिशमेंट का इशू भी बार बार उठ के आ रहा है। इसके बारे में अपन एक आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बच्चे तो आंगनवाड़ियों को बोलते ही क्या है, खिचड़ी घर, क्योंकि वहां पर एक टाइम का खाना उनको मिलता है और वो अगर ना मिले तो न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब हमें चिल्ड्रंस की वेलबींग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और लॉकडाउन के टाइम पे भी जो आंगनवाड़ियाँ बंद हुई हैं, तो वहाँ पर जो चिल्ड्रंस की लर्निंग का जो एक एस्पेक्ट रहता है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर चला गया। अब पेरेंट्स के ऊपर भी चला गया तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए इस टास्क को परफॉर्म करने में। कैसे? क्योंकि हो सकता है वो खुद अनपढ़ हो, उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो जितनी एजुकेशन बच्चों की चल रही है अभी। साथ में अगर वो पढ़े हुए भी हैं तो हो सकता है उनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जिसकी वजह से वो पढ़ा सके अपने बच्चों को। तो
ये जो दोनों प्रॉब्लम है, लिमिटेड एजुकेशन और स्कैर्स रिसोर्सेज, ये मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज के लिए तो और भी ज़्यादा ग्रेव हो जाती है ये प्रॉब्लम तो, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं इन पेरेंट्स और चिल्ड्रंस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उनके साथ में एक वेरिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके। क्योंकि आज जो पढ़ाई हो रही है उनमें सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, इनके बेसिस पे आजकल पढ़ाई होने लग गई। जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, फेसबुक पे क्लासेस होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे कि फेज ऑफ रिकवरी चल रहा है पेंडेमिक का, तो हमें इस पे कहीं ना कहीं अर्जेंटली ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि सेफ, प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट अपन इंश्योर कर सके बच्चों के लिए। इससे क्या होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं लूज होते हुए देख रहे हैं, जो अपनी फैमिली से दूर रहे हैं, केयर गिवर से दूर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन में रहे हैं, और जिन्होंने वायलेंस या एक्सप्लॉइटेशन का सामना किया है इस पूरे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। क्यों? क्योंकि अगर पैसा नहीं है घर पे तो उन बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, और अगर वो कोई डिमांड करते हैं तो माँ बाप फिर उन पे हो सकता है कि वायलेंट वे के अंदर उनको ट्रीट करे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एंजाइटी बनती है, और इस पेंडेमिक की वजह से ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, इसका मेंटल, न्यूट्रिशनल और वेल बीइंग, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है अगर बच्चों को देखे तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आइडियल वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे कि जो सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत है उन बच्चों को जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, और उन केयर गिवर्स को जो इन परिस्थितियों में अपने आप को जूझता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चाहे आंगनवाड़ी हो चाहे घर हो, हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। रिसर्चेज जो हुई हैं उनका ये कहना है कि लड़कियों का हाल तो इस पूरे सिनेरियो में और भी ज़्यादा वर्स है। कैसे? कि जिन रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डिजास्टर से रिकवरी होती है, उन रीजन्स में, जैसे कि फ्लड आई है अभी, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ पर लड़के जितने स्कूल से बाहर जा रहे हैं, प्राइमरी लर्निंग फैसिलिटी से बाहर जा रहे हैं, उससे 2.5 गुना ज़्यादा लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं। तो ये और भी ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ग्रेव करता जा रहा है। और ये जो गैप है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में लर्निंग फैसिलिटीज़ को लेके, जिसको कोविड-19 ने और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, तो ये कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज की तरफ उनको कंपेल करती हैं, फोर्स करती हैं। तो अर्ली मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसीज, डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंसेस ज़्यादा होंगी, और मालनरिशमेंट ज़्यादा होगा, एनीमिक हो जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज जैसे कि टेली कॉलिंग, इन फैसिलिटीज़ को हमें अवेल करना चाहिए। जो डेटाबेस है उसको यूज़ करना चाहिए कि कैसे भी करके हम लर्निंग फैसिलिटीज़ को रीस्टोर कर सकें, उनको घर के घरों पे ही उनको एजुकेशन उनकी कंटिन्यू करवाई जा सके। उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो मदर्स या पेरेंट्स के जो ग्रुप हैं उनको आप एम्पावर करो, या फिर आंगनबाड़ी डेवलपमेंट कमिटीज़ हैं, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, या केयर गिवर्स हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करो, उनको ट्रेन करो, जिससे कि वो ये फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंश्योर कर सके। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा एक तरीके से फैलाया गया कि हाथ धोने चाहिए, आपको हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारा सपोर्ट जब प्रोवाइड किया तो एक एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज देखा गया। तो ये चीज़ हमें रिकवरी फेज में इन सारे स्टेक होल्डर्स को इंश्योर करनी चाहिए कि एक कैंपेन चलाया जाए, क्या कि बैक टू लर्न सेफ रिटर्न, कि पढ़ने के लिए वापस आओ और सुरक्षा को अपने ध्यान में रखकर। कैसे? कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को आप प्रॉपर इंप्लीमेंट करो। लोकल बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि कैसे भी करके जिन स्पेसेस में जहाँ पर भी बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं उन स्पेसेस को डिसइंफेक्ट किया जाए, कि जिससे कि वायरस उनको इन्फेक्ट ना कर सके। कहने का मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच की हमें ज़रूरत है। हमें कॉमन कम्युनिकेशन पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, या फिर जो कॉमन कम्युनिकेशन पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया या पीडीएस सिस्टम हो गया, जहाँ पे लोग डायरेक्ट एक्सेसिंग करते रहते हैं, वहाँ पर से एक मैसेज डिलीवर होना चाहिए कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो
एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज करें, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है वो पेरेंट्स हैं उनको अवेल कराया जाए थ्रू ICDS प्रोफेशनल्स या फिर ये इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई भी कंस्ट्रेंट है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है जिससे कि बच्चे पढ़ पाएँ। साथ में टीचर, एजुकेटर या फिर स्कूल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराएं और उनको ट्रेन करें जिससे कि वो इन लर्निंग मटेरियल्स को डिसेमिनेट कर सकें, लोगों को बांट सकें कि वो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकें। तो ये पेंडेमिक जो है ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। तो उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, इनोवेटिव वे में साथ आना चाहिए और गवर्नमेंट को सॉलिडेरिटी मतलब स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि एजुकेशन कम्युनिटी जो है वो अपना काम कर सके और इस क्राइसिस से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में इमर्ज होकर निकले। तो इससे डिस्टेंस लर्निंग, साइंटिफिक कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन सपोर्ट, ये 3 मेन वेज हैं, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं जिससे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनको अभी एजुकेशन से दूर रखा गया है, जिनके बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए एक बढ़िया वे आउट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों आर्टिकल ख़त्म होते हैं आज के। थैंक यू।